बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर अक़वाम मुत्तहिदा से जम्मू कश्मीर से मुतलिक, भारत और पाकिस्तान से मुतलिक, क्योंकि भारत की जानिब से अब ये डिमांड बढ़ने लगी है कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर का चार्टर से ही नाम उठाया जाए, ख़त्म किया जाए। यानी जहाँ पहले से ही अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर को मुतनाज़िया करार दिया था और उसके बाद पार्टीज बनाई थी जम्मू कश्मीर अवाम को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, वहीं पर अब भारत की जानिब से ये डिमांड बढ़ने लगी है कि मसले कश्मीर को मुकम्मल तौर पर यूएन चार्टर या सिक्योरिटी काउंसिल से ही हटाया जाए। न सिर्फ इतना, भारत का ये भी कहना है कि यह मसला अब अक़वाम मुत्तहिदा में आउटडेटेड हो गया है। भारत की ये डिमांड अपनी जगह पर अब बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत का मानना है कि आज की दुनिया में ऐसे मसाइल की दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। इस तरह से भारत के ये मुतालबात अब सर चढ़कर बोलने लगे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या आज की डेट में, आज की तारीख में, जब जम्मू कश्मीर के स्टेक्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना की तरफ भी बढ़ने लगे हैं, क्या आज की डेट में ये मुतालबा कोई अहमियत रखता है या ये समरावर साबित हो सकता है? ये देखने वाली बात होगी। इस सब के हवाले से हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिका मुज़ाकरातकार एमएम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंसारी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर का मसला काफी पेचीदा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एलओसी पहले से ही गर्म है और उसके साथ साथ एलएसी पर भी हम देख रहे हैं कि आए रोज तनाव बढ़ रहा है। इस सब के बीच जब भारत ये मुतालबा करता है कि सलामती काउंसिल से मसले कश्मीर को मुकम्मल तौर पर ही हटाया जाए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे मसाइल की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे जब सभी तीन देश आपस में पड़ोसी हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है? आपकी क्या राय है? नहीं, आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं रहा, इसलिए कि अगर हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो हम उसको देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पे सिर्फ हिंदुस्तान के ही कब्जे में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना के भी कब्जे में है। और चाइना ने पीओके में, जिसको हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा है और हमें उसको वापस लेना है, वहां पे भी उनका एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब चाइना हालांकि कभी पार्टी नहीं रहा, जब ये मामला हमने 48 में यूएन में ले गए और पाकिस्तान ही पार्टी बना रहा और वहां पे तय किया गया कि ये दोनों मुल्क जो है वो वहां पे रायशुमारी के जरिए, रेफरेंडम के जरिए ये बात तय करेंगे, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये ना हो सका। और आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से कई जंगें हुई और उसके नतायज भी बहुत अच्छे नहीं आए। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है दोनों एक पेज पे हैं, एक साथ हो गए हैं। और अगर पाकिस्तान चाहे भी कि वो हिंदुस्तान से बायलैटरल तरीके से कोई समझौता कर ले, जैसे शिमला एग्रीमेंट में जो प्रोविजन है, वो शायद करना मुश्किल होगा। चाइना उनको करने नहीं देगा, इसलिए कि बार बार जो पिछले एक साल के अंदर जब से ये 370 का एब्रोगेशन हुआ है, यानी अंसारी साहब, आपका ये मानना है कि अगर ये मामला यूएन में गया है और वो चाइना के ही इनिशिएटिव पे हो रहा है, यानी अगर ये मामला अभी जो मुतालबा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन आपका मानना है कि अगर पाकिस्तान भी ये मुतालबा करे फिर भी आज की डेट में ये ऐसा कुछ अंडू होना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए, यह सोचना कि पाकिस्तान ऐसा करेगा ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें ये प्रोविजन जरूर रहा है कि बल्कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि वो मीडिएट करने को तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात पहले की है। अब देखें तो पिछले एक साल के अंदर जब से हमने रीऑर्गेनाइज किया है, तब चाइना जो है बहुत एक्टिव हो गया है और आज एलएसी पे जो रोल है, और आप ये देखें कि एक साल के अंदर जब ये रीऑर्गेनाइज हुआ तो ये कहा गया कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में पीस होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन हालात तो वहाँ बदतर होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो मिलिटेंसी है वो कहीं भी किसी भी सूरत से वो कंट्रोल नहीं हो रहे। दूसरा ये कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया है कि तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो एक साथ हो गई हैं और हुर्रियत तो खैर वो बैक बर्नर पे जा चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सूरत हाल है, अगर दोनों
इंटरनल अगर सिचुएशन देखें और अगर एक्सटर्नली देखें तो ये बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी हैं और अब बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये आपने बात सही कही कि भारत की ये डिमांड रही है कि वो यूएन से इस मामले को हटा लिया जाए, और शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस वक्त यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब ये दोनों मुल्क आपस में कश्मीर डिस्प्यूट को जब रिजॉल्व कर लेंगे तो जाहिर है कि वो वहां से मामला उठ जाएगा। लेकिन आज भी आप देखिए कि दोनों तरफ यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बैठे हुए हैं, और दूसरे ये कि जब भी ये हमारे यहाँ की जो झड़पें हुई, पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ जो हुई, उसमें काफी टेरिटरी हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान की तरफ से ले लिया था, उन्होंने भी लिया, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिएशन से खास करके मैं जिक्र करूंगा क्योंकि रशियन मीडिएशन। अंसारी साहब बिल्कुल कथा कलामी के लिए माफ चाहूंगा, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जब आप कहते हैं कि अब चाइना का भी इसमें इंटरवेंशन रहा है और अगर यूनाइटेड नेशन को छोड़कर बायलैटरली भी बाहमी तौर पे भारत और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो चाहेगी कि जम्मू कश्मीर मसले को हल किया जाएगा टेबल पर आके, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज के डेट में बायलैटरल के लिए भी अब कोई स्कोप है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल है। पहले ये बहुत मुमकिन था कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ये तय कर सकते थे, लेकिन जो चाइना का जो अब रोल है वो एक तरफ से कह लीजिए कि एक्सपेंशनिस्ट है, और दूसरा ये कि जिस तरह से उसका एक अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और जो हम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक्शन लिया, पाकिस्तान से ज्यादा घबराहट जो है वो चाइना में हुई, और चाइना ही पहली दफा यूनाइटेड नेशन में इस मामले को वो क्लोज डोर मीटिंग भी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब चाइना जो है पाकिस्तान से भी ज्यादा एक्टिव है, और पाकिस्तान और चाइना दोनों जो है अब एक साथ हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान तो अब बैक बर्नर में गया, और चाइना का जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, और चाइना जिस तरह से पाकिस्तान में वहां पे बेल्ट रोड है या वहाँ इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरह की उनकी मिलिट्री और सिविल जो कोऑपरेशन जो बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि हम चाहे कितना भी यूएन को रिक्वेस्ट करते रहें, लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा रोल हो चुका है, और चाइना से बिना बात किए हुए मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तान से भी बात कर पाएंगे। तो इस वक्त जो मामला है वो बायलैटरल ही नहीं है, ट्राइलैटरल हो गया है, और इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो एलओसी और एलएसी का जो मामला है वो ये मामला है जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, और ये अब जरूरी है कि हम इन चाइना और पाकिस्तान से बात करके इसको वैसे ही सुलझा लें जिस तरह से आपको याद होगा कि 7 साल बाद हमने बांग्लादेश का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, यानी कि जो एन्क्लेव्स थे वो हमने एक्सचेंज किया है उनसे। एक्सचेंज करने के बाद लोगों को मौका दिया कि जो भारत आना चाहे वो भारत आए, जो बांग्लादेश जाना चाहे वहां जाए, और वो जो टेरिटरीज जो टापूस हैं वो भी हमने एक्सचेंज किया, उसमें ज्यादातर टापुओं को हमने बांग्लादेश को दिया। अंसारी साहब चूंकि कश्मीर अब एक ऐसा फ्लैश पॉइंट कहीं ना कहीं मुबस्सिरीन का मानना है बन रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो पूरे साउथ एशिया का अमन अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी नजर में, चूंकि आपने भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड काफी काम कर चुके हैं, आप भी मुख्तलिफ लोगों के साथ न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी एंगेजमेंट्स रही हैं, आपकी नजर में क्या कुछ हल हो सकता है? जो 4 पॉइंट फार्मूला मुशर्रफ और उसके साथ मनमोहन सिंह की क़यादत में यहाँ पर हुआ था, क्या उसकी कोई रेलेवेंस है? या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते थे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, इससे पहले जम्मू कश्मीर के वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका मानना था कि जो एलओसी के उस पार वाला हिस्सा वो पाकिस्तान को दिया जाए और ये वाला हिस्सा हिंदुस्तान को दिया जाए, और दोनों जगहों पर ऑटोनॉमी जो है वो रेस्टोर की जाए। क्या उसकी कोई रेलेवेंस है? देखिए, ये बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं कि अब तक चाहे वो मुशर्रफ फार्मूला हो, चाहे जो आपने बताया कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो प्रपोजल दिया है उसके ऊपर काम होने की जरूरत है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे खित्ते में, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से चाइना का जो एक्सपेंशन हुआ है और चाइना ने असॉर्ट करना शुरू किया है, और आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से एलएसी के जो हालात बने हुए हैं, और 1 साल से जो कश्मीर में जो मिलिटेंसी बढ़ी है, तो ये तमाम चीजों को उसी पश मंजर में हमें देखना होगा। और मैं नहीं समझता कि पुरानी जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है वो अब काम नहीं आएंगी। अब हमें एक बहुत ही फ्रेश और नए तरीके से इस बात को अप्रोच करना होगा, इसलिए कि चाइना जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, और ऑलरेडी वो पाकिस्तान में घुस चुका है, और पाकिस्तान जो है कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा बिना
चाइना की मदद के, और चाइना जो है वो अपना जाहिर स्टेक और से देख रहा है, इसलिए कि अक्साई चीन और सक्सम वैली जो अर्सवाइल कश्मीर के हिस्से हैं वो चाइना के कब्जे में है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जितने भी पहले भी सॉल्यूशंस हम लोगों ने बातें की हैं कि पाकिस्तान से हमारी रेगुलर बात होनी चाहिए, अनइंटरप्टेबल बात होनी चाहिए, तो अब पाकिस्तान तो खैर इम्पोर्टेंट है इस मामले में बात करने के लिए, लेकिन चाइना को बिना हम बोर्ड पे लिए हुए मैं नहीं समझता कि इस खित्ते का कोई भी मसला हल कर पाएंगे। इसलिए कि LOC और LAC दोनों को आप अलग अलग आप नहीं देख सकते, इसलिए कि दोनों जो है वो हमारे कश्मीर के पुराने कश्मीर के बॉर्डर है, और एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है। अब ये दोनों पार्टीज बन चुकी हैं, तो अब ये मामला तीनों मुल्कों के, और ये तीनों जो है न्यूक्लियर नेशंस हैं, और इनके यहाँ वार का ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपस में एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की यहाँ पे जरूरत है। और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो भारत कर रहा है वो अच्छी बात है, वही होना चाहिए, लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान के भी साथ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया MM अंसारी साहब, हमें अपनी राय से नवाजने के लिए। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अब एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जहां पहले ये मल्टीलेटरल फोरम्स पर था, यानी यूनाइटेड नेशन में था, और उसके बाद जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें इसे बायलेटरल कहा गया था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये ट्राइलेटर बनने जा रहा है। MM अंसारी का मानना है, उनका मानना है कि अब दो देश भी अगर चाहेंगे, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, अगर वो चाहेंगे कि इसे UN चार्टर से मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, आज की डेट में ये नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि चाइना सिक्योरिटी काउंसिल यानी सलामती काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है, और वहां पर इसे वीटो का जो ऑप्शन है वो ताकत भी है। लेकिन इस सब के बीच अब LOC, जहां पहले से ही पाकिस्तान के साथ जो है वाबस्तगी है, लेकिन LAC पेपर हम भारत और चाइना के दरमियान आए रोज भी कशीदगी देख रहे हैं, तनाव देख रहे हैं, और यह साफ दर्शाता है कि अब जम्मू कश्मीर में चाइना के भी स्टेक्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। चलिए नाज़रीन, ये थी जम्मू कश्मीर की बात, चाइना, पाकिस्तान और भारत की बात। लेकिन एक बार फिर वादी कश्मीर लौटते हैं और वादी कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं। सियासी जमातें जो कहीं ना कहीं इरेलेवेंट हो गई है 5 अगस्त के फैसले के बाद, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, बहुत कम सियासी सरगर्मियों में नजर आए। इनका मानना है कि गवर्नमेंट ने उन्हें पाबंद सलासल रखा है, हाउस डिटेंशन में रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन कल ही PDP की जानिब से एक इजलास बुलाया गया है, यानी कल 3 सितंबर को PDP हेडक्वार्टर पर यह मीटिंग होने जा रही है। PDP के जो जनरल सेक्रेटरी है गुलाम नबी लोन हांजुरा, उनकी ही सदारत में यह मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले मुजफ्फर हुसैन बेग की सदारत में मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उस वक्त यही कहा गया था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन्हें अलाउ नहीं किया उस मीटिंग में जाने के लिए। लेकिन कल क्या ये इजाजत दी जा सकती है? हमारे साथ सईद रूफ फारूकी इस वक्त लाइन पर मौजूद है। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर PDP एक्टिवेट हो गई है, एक और इजलास बुलाया गया है, और इस बार इजलास मुजफ्फर हुसैन बेग की क़यादत में नहीं, बल्कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट लीडर और फाउंडर मेंबर गुलाम नबी लोन हांजुरा की सदारत में बुलाई गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस मीटिंग में, और किन किन लोगों को बुलाया गया है? देखिए हिलाल, आपको याद होगा कि इससे पहले भी PDP ने कोशिश की थी एक इजलास बुलाने की मुजफ्फर हुसैन बेग की क़यादत में, वो नहीं हो पाया, सिक्योरिटी रीज़न बना के उसको मनसूख कर दिया गया। उसके बाद PDP ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई, एहतजाज भी किया, कुछ लोग उनके जो लीडर्स हैं वो गिरफ्तार भी हुए। तो ऐसा लग रहा है कि PDP अब सरगर्म हो रही है और ग्राउंड पर अब PDP जो है वो काम करने के लिए निकल चुकी है। कल जो इजलास बुलाया गया है, जो फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सीनियर जो वज़ीर है PDP के गुलाम नबी लोन हांजुरा की क़यादत में कल एक मीटिंग बुलाई गई जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है, और मीटिंग में तवक्को की जा रही है कि हर एक जो मेंबर असेंबली रह चुके हैं उनको मदऊ किया जाएगा। उनके नाम खत इरसाल कर चुके हैं कि हर एक जो मेंबर असेंबली है उनको कल मीटिंग में आना होगा। इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि जो साबिका मेंबरान असेंबली होंगे वही कल इस मीटिंग में मदऊ किए गए हैं, बाकी किसी भी पार्टी कार्डर को नहीं बुलाया गया है। नहीं, बाकी किसी भी जिसमें जनरल सेक्रेटरीज है या बाकी जो अभी स्पोक्स पर्सन है,
या जो ऑफिस जो बेरियस काम करते हैं, जो ऑफिस को अभी तक चला रहे थे, वो लोग तो मीटिंग में होंगे, मगर जो असेंबली साहब असेंबली मेंबर है उनको बुलाया गया है। इस बीच में ये भी खबरें आ रही कि मुजफ्फर हुसैन बेग को कल की मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। क्या रीजंस है ये अभी पता नहीं चल पाया, कल मीटिंग हो सकती है या नहीं उसके बाद ही पता चलेगा। मगर जिस तरह अभी जो पीडी कुछ लीडर्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि उनको मीटिंग में कल भी अलाउ किया जाएगा। जिस तरह की सिक्योरिटी उनके घरों के बाहर रखी गई है, जिस तरह वो अपनी सिक्योरिटी जो लोग हैं उनसे बात करें, तो अभी कोई जो सरकार की तरफ से कोई भी इस हवाले से फैसला नहीं लिया गया कि कल मीटिंग में उन लोगों को जाने दिया जाएगा नहीं। हिलाल मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल ही गुलाम नबी लोन हांजोरा या जो वीरी है, जो साबिका एमएलए है, उन्होंने एक खत इरसाल किया था श्रीनगर के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पार्टी सदर से मिले, उनसे मुलाकात करें। उसमें भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं, उनको मिलने दिया जाएगा, उस पर सरकार ने अभी चुप्पी साधी है। अभी कोई सरकार की तरफ से कोई स्टैंड उस पर नहीं आया है। कल मीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, सरकार पे डिपेंड करता, क्या एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसीज का उनको अलाउ करेगी, एक बड़ा सवाल है। मगर मीटिंग में सिर्फ जो साबिका मेंबर असेंबली है उनको बुलाया गया है। इसमें रूप जानना चाहेंगे, पहले तो मुलाकात के लिए जो है महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के लिए टाइम मांगा गया है सरकार से और इजाजत तलब की गई है, लेकिन अब सरकार जो पीडीपी के लीडरान हैं उनका मानना है कि वो अभी भी हाउस डिटेंशन में है, उसके लिए उन्होंने कोई परमिशन जो है सरकार से नहीं मांगी है। देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर जब उन्होंने जो एमएलएज को, साबिका एमएलएज, उनको खत इरसाल किया है, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को भी खत चला होगा, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इन्फॉर्म किया होगा कि हमें कल मीटिंग बुलानी है, क्योंकि अलो तो उन्हीं को करना है, वो इजाज़त देंगे कि नहीं देंगे। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में ये बात आई होगी, कल 11 बजे ही पता चलेगा इनको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक सवाल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको अलाउ नहीं किया जाए, और पीडीपी भी बार बार अब कोशिश कर रही है, क्योंकि फारूक साहब डिटेंशन में थे, उनके लीडर्स को उनसे मिलने गया था। कल यही सवाल पीडीपी के लीडर्स ने उठाया कि अगर महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में है तो बाकी लीडर्स को क्यों उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, पीडीपी के साथ इस तरह का सलूक क्यों, ये कई लीडर्स ने सवाल किया है। इस सवाल से कल मीटिंग बुलाई गई है। रूप मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी हो चला है, आपसे जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता अप्रोच किया है कोर्ट में, और वहां पर जितने भी लीडरान उनके थे उनकी डिटेंशन के हवाले से या उनकी रिलीज के हवाले से कोर्ट से दरख्वास्त की थी, और कोर्ट ने भी अब उन्हें रिहा किया है, इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या बाकी लीडरान हो। लेकिन पीडीपी की जानब से इस तरह की कोई पहल अभी तक नजर नहीं आई है। सही बात है, पीडीपी की तरफ से इस तरह की पहल नजर नहीं आ रही कि वो अपने लीडर के हवाले से कोर्ट का रास्ता देख ले या कोर्ट तक अप्रोच करे, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, देखिए कल जिस तरह उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ये एक कह सकते हैं एक प्रैक्टिस है कि कल अगर उनको अलाउ किया जाएगा फिर आगे बात हो सकती है, अगर अलाउ नहीं किया जाएगा फिर नई स्ट्रेटजी के साथ पीडीपी सामने आ सकती है कि उनको किस तरह अपने लीडर्स को बाहर लाने की बात करनी होगी, या खुद जिन्होंने कल मीटिंग बुलाई है अगर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा तो वो कैसे बाहर आ सकते हैं। कल पूरे मामले पे बात होगी। बहुत शुक्रिया। कल ये पता चल सकता है कि क्या पीडीपी की क़यादत को एक साथ जमा होने की इजाजत दी जा सकती है। मीटिंग को बाज़ाब्ता तौर पर तलब किया जा चुका है। कल ये मीटिंग श्रीनगर में पीडीपी के हेडक्वार्टर पर मुनाकिद होगी, और वहीं पर पीडीपी के जो सीनियर मोस्ट लीडर और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा, उसकी ही क़यादत में ये मीटिंग यहां पर मुनाकिद होगी, और इसमें एक्स लेजिस्लेटर्स को यानी साबिका मेंबरान असेंबली को मदऊ किया गया है, और इसमें मुजफ्फर हुसैन बेग, जैसा कि रूप ने कहा कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया है। लेकिन कल क्या यह मीटिंग हो पाएगी, क्या जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो उन्हें अलाउ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात के हवाले से भी टाइम मांगा था और सरकार से गुजारिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी, खत रवाना किया था, लेकिन उस खत का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप करालपुरा में कत्ल मामले का जिक्र करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इस इलाके में कत्ल की खबर आ गई है, और माना जा रहा है कि यहां मकतूल का कत्ल बीवी ने किया है। ये इल्जाम है, हालांकि अभी तक इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। आज जो करालपुरा चाडुरा के लोग हैं उन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया था। एहतजाज सिर्फ इस चीज के लिए था कि इस शख्स का कत्ल कैसे हुआ, जब उसकी बीवी उसके साथ थी तो फिर कत्ल कैसे हुआ, क्योंकि खबरें यह भी आ रही थी उस वक्त कि उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि ये बीवी का मानना है कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन जो आज मुजाहिरीन थे उनका मानना है कि ये सुसाइड नहीं है, ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका कत्ल किया हुआ है। और इस हवाले से उनका यह भी मानना है कि इसमें कुछ लोग और भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। मकतूल के तमाम सैंपल्स या तमाम नमूने लिए गए हैं, पोस्टमार्टम भी किया गया है, लेकिन मुजाहिरीन का मानना था कि इस हवाले से अभी तक
पुलिस भी हतमी फैसले पर नहीं पहुंची है, हतमी नताइज पर नहीं पहुंची है और वो डिमांड करते हैं कि इस मामले की जो कार्रवाई है, जो तहकीकात है, वो फौरन से पेशतर हो जाए ताकि जो गुनहगार है उन्हें सजा दी जाए। आज करालपुरा चाडोरा में उन्होंने चाडोरा श्रीनगर रोड को भी बंद किया था, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक में भी काफी देर तक खलल पड़ा। और यहां पर मुजाहिरीन ने और क्या क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। दोम खानदानी कर अलग यह बसान किराए अपार करालपुर वन बोजन तुम कित क्या पानस अमिस जनान सत वुचना क्या कोरना यह दो दह आमुत अमे दह काम पे अमे दह शाम पाई प्लान बनात यमो मोर जनान अमिस सत रोद क्युत कम नफर रन क्या वन मोज मालिन यार कम बेहोश दवा दिता दब सन निद्र मज पोवुक मोरुक थोक पथर पत त्रोमुत दब पे सुबह 5 बजे शक गो मे अफसोस अगर अमिस जनान पन सत बोज खानदानी गि खानदार सज पता खानदार गि खानदानी पता क्या गो खानदानी वन अमे हसा दिस फौज अगर पान फौज पानस दिस खानदानी गि पाई आसन यह गजान आसन यह क्रैक दिन अतस गि हमसाय सारी वन नी पुलिसन नी अगर तुम नी तमिस रात गए तौर सह द्राय असान असान और क्या मतलब गो पुलिस क्या तमिस पृछान च वन सा कुस साफ इंसाफ इंसाफ कुन कीमतस पे इंसाफ गतिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सह अनान क्या सह कर पेश पोस्टमार्टम रिपोर्ट लड़का गिरफ्तार कोर्मुत तह पता कह तमिस क्या लड़का गिरफ्तार कोर्मुत सोन मुताब अगस रिपोर्ट यून दोम मुताब अमिस कर लगे गो रिपोर्टस प्यारन वन अमसी गह वन मे कुस अगर यह पस खानदार सह वन यह कम मोर मे कुस चलिए अब बात करते हैं हाउसिंग कॉलोनी यानी गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बडगाम की। 40 साल पहले ये कॉलोनी यहाँ पर तामीर की गई है। 3000 के करीब फैमिलीज यहाँ पर रह रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल कमेटी को वो फीस अदा कर रहे हैं जब भी वो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन इनका मानना है कि गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। बुनियादी सहूलियात में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, उनका मानना है इसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल ही अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही आज मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि अब हाउसिंग बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है और उसके साथ साथ जनरल मैनेजर भी नहीं है। वो शिकायत लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहां, क्योंकि जो इन ओहदों पर, इन कुर्सियों पर फाइज अफसरान होने चाहिए थे, उनकी कुर्सियां आज भी खाली है। इस हवाले से हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने इलाके का दौरा किया और वहां के मकामी लोगों के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मीडिया के बहुत ही मशकूर है और शुक्रगुजार है कि आपने यहाँ आके हमारे जो मसाइल है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उड़ाएंगे वो मसाइल गवर्नमेंट के सामने। बेसिकली हम 1980 से यहाँ ये कॉलोनी वजूद में आई है और बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया गया बसाने के लिए, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 1980 से लेके आज तक कोई यहाँ डेवलप नहीं हुई है। यहाँ देखो यहाँ के रोड्स क्या है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम देखो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम देखो। ज़ाती तौर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड के नज़रों से ये हाउसिंग कॉलोनी उजल है, क्योंकि वो यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। यहाँ के रोड देखो, यहाँ के आप हर जगह देखो, ड्रेनेज देखो। अगर 1980 से लेके आज तक 2020 हुआ है, आज 2020 है, आज 2020 में आप देखो 40 साल हो गए, 40 साल हो के भी आप यहाँ की ड्रेन देखो, ड्रेन है नहीं। यहाँ लोगों को घरों से लाया गया, गाँव से लाया गया, सिटी से लाया गया, मगर मुश्किलात में फंसाया गया। हम गवर्नमेंट को यही गुजारिश करते हैं कि वो खासकर जो सड़क का मामला है, बेसिकली यहाँ इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, अरबों रुपया का प्रोजेक्ट बनाया है सिडको डिपार्टमेंट ने। अरबों रुपयों का प्रोजेक्ट बना के उन्होंने पहले रोड नहीं बनाया। क्या बदकिस्मती की बात है, अगर उधर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, अरबों रुपया का प्रोजेक्ट बनाया, मगर रोड क्यों नहीं बनाया गया?
रोड अगर हाउसिंग कॉलोनी के ज़मीन से काटा गया, हाउसिंग कॉलोनी में जो रहने वाले हैं उनका ज़मीन काटा गया, 2-2 मरले मरला रोड इनका है, तो हाउसिंग और सिडको का रोड कहाँ है? मैंने सिडको डिपार्टमेंट के एससी साहब से भी बात की और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के से बात की। मैंने उसको कहा आपने हमारा रोड ख़राब कर दिया है, हमारे देवर डैमेज हुए हैं, रातों रात गाड़ियाँ आ रही हैं, हज़ारों में गाड़ियाँ आ रही हैं, रातों रात गाड़ियाँ आ रही हैं लोडेड, और हमारे देवर बहुत सारों की देवर भी डैमेज हुए हैं। रोड 6 साल से ऐसा ही पड़ा है। पिछले साल भी बताया कि हम मैकेडमाइजेशन करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है आज तक मैकेडमाइजेशन नहीं की गई। कोई तब्दीली नहीं है, हाउसिंग बोर्ड सोया है, कहीं नहीं है हाउसिंग बोर्ड में। उनका ना सेक्रेटरी है वहाँ, ना एमडी है वहाँ, कोई नहीं है वहाँ। जाते हैं वहाँ एप्लीकेशन डालते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पैसे ही पैसे निकालते हैं। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है उनकी तरफ से, बल्कि उन्होंने ये किया है हमें हाउसिंग बोर्ड को भी नहीं रोका है। 6 साल से हाउसिंग बोर्ड यहाँ सामान 16 टायर की गाड़ी आती है, रात दिन चलते हैं वो। उन्होंने 6 साल से हमारा रोड डैमेज किया है। वो डैमेज चार्जेस भी नहीं दे रहे हैं उनको, ताकि हमारा रोड ठीक हो जाता है। उनको रोड है ही नहीं। पहले ये हमें रेजिडेंशियल के लिए है ये कॉलोनी, लेकिन यहाँ उन्होंने बनाया है कमर्शियल कॉलोनी इसको। अब हम तर्क सुकूनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़ देंगे हम इस कॉलोनी को। वजह है यही कि हाउसिंग बोर्ड सोया है, कोई काम नहीं हो रहा है उनके साइड से हमारा। अभी ये कॉलोनी ज़ेर निगरानी है हाउसिंग बोर्ड की, अभी वो इसको देख रहे हैं, मगर डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो उनका जो रोल है वो मनफी है। कहीं नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है यहाँ हाउसिंग। इसीलिए हम कह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड का कोई रोल ही नहीं है यहाँ। खामखा में हमें बाकी डिपार्टमेंट कह रहे हैं ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है यहाँ। उनको पता ही नहीं है शायद हाउसिंग बोर्ड ओमपुरा कॉलोनी कहाँ है। कागजों में लिखा है बस, अलॉटमेंट की है, यहाँ लोगों को बसाया है, पैसे ले लिए हैं, कहीं नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने सी साइड एक बनाया है कॉलोनी, वो वहाँ फायर सर्विस था, हेल्थ था, वो प्लाट बेच दिया है। 50 प्लाट उन्होंने बेच दिया है 5,15,000 के हिसाब से। 2.5 करोड़ रुपया वो जमा करके उधमपुर कॉलोनी में लगाया है। ये डाइवर्शन ऑफ फंड्स किया है, सिर्फ हाउसिंग बोर्ड ने ही किया है। जो पैसा यहाँ लगाना था नहीं किया। बार पिछली बार भी जेके चैनल पर हमने कहा था उनको ज़्यादा से ज़्यादा एमडी को शिफ्ट किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए नाज़रीन, ये थी ओमपुरा की बात, लेकिन ओमपुरा के साथ ही हुमामा का इलाका है और एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इसे दर्जा दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही जो इलाका है यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल नाकिस है। लोगों का मानना है कि यहाँ ड्रेनेज बनाया ही नहीं गया, तामीर ही नहीं किया गया, बल्कि एक छोटा सा दरा यहाँ से निकल रहा है। जब भी ये बारिशें होती हैं या लोगों का जो आउटलेट है वो इसी दरे से जाता है। नतीजा यह है कि बारिशों की सूरत में यहाँ पूरा पानी न सिर्फ सड़कें ज़ेराब आ जाती हैं, बल्कि मकानों के साथ साथ उनके सहनों में भी ये पानी चला जाता है, और उसके साथ साथ गंदगी और बदबू से यहाँ से चलना आम लोगों के लिए महाल हो जाता है। सईद इरफान फाजिल ने हुमामा की इस कॉलोनी का दौरा किया और वहाँ के मकामी लोगों के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 15 साल से ये ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है। कोई जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके खिलाफ। हमने इससे पहले भी 5-6 बार रोड बंद किया है। उनके तहसीलदार आई थी पिछली बार बड़गाम की, उनको बोला है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन पिछले 5-6 साल से हम कंटिन्यू इसके लिए कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं। लास्ट टाइम भी आपने यहाँ पर एक धरना दिया था, उसके बाद आपके साथ जो है कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया था कि उन्होंने बोला, तो उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं हुआ क्या? उसके बाद 10 से मस्त डिपार्टमेंट कोई नहीं हुआ। ये एक बात है कि जो खवारमाला है बागंदर साइड की ड्रेनेज सिस्टम है वो भी यहाँ ही लाई, हमारी ड्रेनेज को भी लाई, क्योंकि ये पहली सी जब ये ड्रेनेज फेलियर है। आपने अभी जो रोड ब्लॉक किया है, क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्योंकि हमें पिछली बार जब बारिश हुई थी, हमारे जो घर का कारखाना है उसमें 50,000 का डैमेज हो गया। यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री है उनको भी डैमेज हो गया, बहुत सारा डैमेज हो गया। और वो इस टाइम फैक्ट्री है जो मास्क बनाती है कोरोना वायरस की वजह से, वो सब कुछ खराब हो गया। जो मास्क बनाते हैं फैक्ट्री वाले, वो सारा कुछ। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को पूरी टीम के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए